1858 से आगे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें 1861 में जो रिप्रेजेंटेशन है भारतीयों को पहले नॉमिनेशन से दिया गया। ठीक है, अब जो है 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसमें पहली बार इलेक्शन आया। क्योंकि हर आगे के एक्ट में एक बात तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि जो सेंटर में लेजिस्लेचर है और जो स्टेट्स में लेजिस्लेचर है, दोनों में विस्तार किया गया, दोनों के सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की गई और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को यहां भी जगह मिली और यहां भी। जो सेंटर में गैर सरकारी भारतीय सदस्य होंगे उनको कौन चुनेगा? प्रांत। और स्टेट में जो गैर सरकारी भारतीय सदस्य होंगे उनको कौन चुनेगा? लोकल बॉडीज। तो यहां इलेक्शन तो आया, कम से कम बजट पे बहस तो आई। भले वोटिंग नहीं कर सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, कम से कम ये सब शुरुआत तो हुई। कांग्रेस कह रही है कि देखिए 1885 में हमारा निर्माण हुआ और हमारे दबाव के कारण उन्हें यह मानना पड़ा। वो कहेंगे नहीं, दबाव के कारण नहीं, हम तो भारतीयों को सेल्फ रूल की तरफ ले जा रहे हैं। 1892 में 1861 से बेहतर हुआ, यहां पे विस्तार किया गया और भी भारतीयों को जगह मिली। यहां पे बजट में भी बहस अलाउ किया गया, इलेक्शन आया। उससे और बेहतर कहां होगा? 1909 में। ये अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव कौन होता है? जिसमें जनता भाग लेती है। यहां जनता तो भाग नहीं ले रही है। जो केंद्र में गैर सरकारी भारतीय सदस्य हैं उनको जनता नहीं चुन रही है, उनको कौन चुन रहा है? प्रांतों के विधायिका के सदस्य। इसी तरह से राज्यों में जो गैर सरकारी भारतीय सदस्य हैं उनको जनता नहीं चुन रही है, उनको लोकल बॉडी चुन रही है। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव लोकल बॉडीज के लिए, स्थानीय निकायों के लिए यहां आया। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन हुआ करता था? ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर। और मिंटो कौन थे? वाइसराय। बिल्कुल, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो यहां पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव आया। हाँ, लोकल बॉडीज में आ जाएंगे, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, पंचायत हैं, ये लोकल बॉडीज हैं। आज भी भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को तो मूल संविधान से ही वरीयता, संवैधानिक मान्यता मिली थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और एनआरआई यानी नगर राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीसरे टीयर की गवर्नमेंट को भी संवैधानिक मान्यता मिली। किससे? 73rd से और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 1992 से पहले तक सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। स्थानीय सरकारें थीं, परंतु सर्वोच्च कानून संविधान में उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो उस समय भी लोकल बॉडीज थी। सबसे पहली, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पहली म्युनिसिपैलिटी कौन है? मद्रास म्युनिसिपैलिटी, 1688। तो म्युनिसिपैलिटी तो उसी समय से है। म्युनिसिपैलिटी को नगर पालिका, अपने नगर पालिका, नगर निगम, और शहरों में स्थानीय सरकारें, जैसे गांव में स्थानीय सरकार को क्या कहते हैं? पंचायती राज। तो शहरों में जो विकेंद्रीकरण के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? नगर राज। इसलिए मैंने कहा नगर राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 1909 में फिर प्रत्यक्ष चुनाव आया लोकल बॉडीज के लिए, स्थानीय चुनाव के लिए। 1909 में फिर से विस्तार किया गया और प्रांतों में तो, प्रोविंस में तो सरकारी बहुमत समाप्ति कर दिया गया। गैर सरकारी भारतीयों का बहुमत होगा। हाँ, सारे गैर सरकारी भारतीय सदस्य चुने हुए नहीं होंगे, लेकिन गैर सरकारी भारतीयों का अब बहुमत हो जाएगा। तो ये लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और केंद्र का भी
नहीं, गैर सरकारी भारतीय सदस्य कौन है? देखिए, पहले काउंसिल में तो सिर्फ सरकारी सदस्य हुआ करते थे 1857 से पहले। तो सरकारी सदस्य वो हैं जो सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं, सरकार के यस मैन हैं, जो सरकार कहेगी वही करेंगे। चाहे सरकार जन विरोधी बजट पेश करे, चाहे जन विरोधी बिल लाए, कानून लाए, वो सरकार का हमेशा पक्ष ही करेंगे। तो वो लोकतंत्रीकरण नहीं है। जो गैर सरकारी सदस्य हैं भारतीय सदस्य, तो पहली बार 1861 में गैर सरकारी भारतीय सदस्य आए थे 3। उस समय नॉमिनेशन से आए थे, इलेक्शन से नहीं। तो ये कदम है लोकतंत्र की तरफ। भारत में भारतीयों को, भारतीय शासन में भारतीयों को जोड़ने के की कदम की शुरुआत है यहां से। तो फिर गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की और संख्या बढ़ाई जाएगी 1892 में, और 1909 में तो ऐसी बढ़ाई जाएगी कि गैर सरकारी भारतीय सदस्य ही प्रांतीय विधायिका में बहुमत में आ जाएंगे। और 1919 में तो सिर्फ गैर सरकारी भारतीय सदस्य नहीं, गैर सरकारी चुने हुए भारतीय सदस्य बहुमत में आ जाएंगे 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। इसीलिए तो उन्हें लाना पड़ रहा है रेस्टोरेशन और सर्टिफिकेशन। अब चुने हुए गैर सरकारी भारतीय सदस्य बहुमत में आ जाएंगे तो प्रांतों में जन विरोधी बजट को गिरा देंगे या बिल को गिरा देंगे। तो इसके लिए तो उनको लाना पड़ेगा रेस्टोरेशन और सर्टिफिकेशन, यानी कि गवर्नर को विशेष शक्ति दी गई कि चुने हुए गैर सरकारी सदस्य अगर किसी बजट को गिरा भी देते हैं तो हम बहाल कर देंगे, और चुने हुए गैर सरकारी भारतीय सदस्य किसी बिल को गिरा भी देते हैं तो हम बहाल कर देंगे। समझ में आ गया? ये 1919 है। 1909 में 1/6 भारतीयों को वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, और 1919 में तो 3 भारतीयों को जगह मिली। तो 1/6 से 3/9 फिर से बढ़ोतरी है या नहीं? इसी प्रकार से 1909 में आप लोगों ने 1919 में देखा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड, हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन आ गया। बिल्कुल, डायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए? काउंसिल के लिए। इससे पहले डायरेक्ट इलेक्शन कहां आया था? लोकल बॉडीज के लिए। मानिए अब डायरेक्ट इलेक्शन आ गया। डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता भाग लेगी। जनता भाग लेगी लेकिन सारी जनता नहीं, क्योंकि उस समय मतदान करने के लिए कुछ निश्चित संपत्ति और एक निश्चित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी था। तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड फॉर रिफॉर्म्स में बहुत सी चीजें पॉजिटिव की गई, और चूंकि वायदा किया था वर्ल्ड वार के दौरान 1917 में, याद है? तो मॉन्टेगो अगस्त अनाउंसमेंट कहते हैं। मॉन्टेगो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें भारतीयों के समर्थन की जरूरत थी। उन्होंने वायदा किया था 1917 में, जिसको अगस्त अनाउंसमेंट कहते हैं, कि भारत में ब्रिटिश उद्देश्य क्या है? स्वराज की स्थापना। भारत में ब्रिटिश के उद्देश्य क्या है? स्वराज की स्थापना। तो भारतीयों को लगा कि वर्ल्ड वार अगर जीतेंगे तो स्वराज की स्थापना में पहला कदम तो उठाएंगे कि प्रांतों में स्वायत्ता दे दें, यानी सारे प्रांतीय विषयों को चुने हुए मंत्रियों के हाथ में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या किया? द्वैध शासन, डायरकी इन प्रोविंसेस। डायरकी इन प्रोविंसेस यानी प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब, जो प्रांतीय विषय थे, स्टेट सब्जेक्ट थे, स्टेट सब्जेक्ट को 2 भागों में तोड़ दिया। स्टेट सब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? जिन विषयों पर स्टेट्स को, केंद्र को नहीं, राज्यों को अधिकार होता है, जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लैंड हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये सब प्रांतों के विषय हैं। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, ये सब केंद्र, करेंसी हो गया, ये सेंटर का मुद्दा होता है। तो भारतीयों ने उम्मीद की थी कि सारे प्रांतीय विषय चुने हुए मंत्रियों के हाथ में देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ यूं कि प्रांतों के विषय को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित विषय। ये तो अच्छी बात है कि ये चुने हुए मंत्रियों के हाथ में दिया। लोकतंत्र का तकाजा है कि शासन चुने हुए नुमाइंदों से हुआ, न कि गवर्नर से। और दूसरा कर दिया रिजर्व्ड। रिजर्व यानी आरक्षित। ये शासन इस पर कौन करेगा?
गवर्नर। ये गड़बड़ है, ये अच्छा है भारतीयों के लिए। और यही नहीं, एग्रीकल्चर यहां रखा, कृषि यहां रखा, तो सिंचाई यहां रख दिया। हेल्थ और एजुकेशन जवाबदेही वाली चीज यहां रख दी, रेवेन्यू यहां रख दिया। बिल्कुल। तो अभी वास्तविक शक्तियां तो यहीं रह गई गवर्नर के हाथ में। तो चुने हुए भारतीय सदस्य क्या कर पाएंगे? ऊपर से गवर्नर को वीटो पावर दे दिया कि गवर्नर रेस्टोरेशन और सर्टिफिकेशन यूज कर सकते हैं, कि कोई बजट पराजित भी हो गया, गवर्नर अपना पावर इस्तेमाल करेंगे, वीटो पावर बहाल। कोई बिल पराजित भी हो गया, जन विरोधी बिल, तो भी गवर्नर अपना पावर इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो आधा अधूरा स्वराज, वो भी प्रांतों में, और वो भी काट छांट करके। तो अगस्त की जो अनाउंसमेंट है उसके अनुरूप नहीं था। भारतीयों को उससे काफी निराशा हुई। गांधी भी इससे काफी महसूस हुआ उन्हें कि जो गलती हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की थी वो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं करेंगे, इनके वायदों में हम नहीं आएंगे कि जीतने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कहा कोई जीतने के बाद नहीं, तत्कालिक आप सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में कीजिए। क्योंकि एक बार जो धोखा खाता है उसको क्या कहते हैं? कोई भी खा सकता है, लेकिन दो बार धोखा जो खाएगा उसको बेवकूफ कहेंगे। तो गांधी ने कहा कि देखिए, हमने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था, ये सोच के कि मोंटेगो का अगस्त अनाउंसमेंट है, स्वराज आएगा, और हुआ क्या? इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और भारत छोड़ो आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 1919 का समझ में आ गया। देखिए, हर एक्ट में आगे वो तो ये वो मान रहे हैं कि हम भारतीयों को ले जा रहे हैं स्वशासन की तरफ, प्रजातंत्र की तरफ, लोकतंत्र की तरफ। कांग्रेस कह रही है हमारे दबाव के कारण हो पा रहा है। तो हर आगे के कदम में कुछ तो बेहतर करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर हो रही हैं, तो उनको अगर 1 लाख लोगों को, 1,05,000 लोगों को 30 करोड़ लोगों पर शासन करना है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते सिर्फ जोर जबरदस्ती से। उनको साम्राज्यवादी विचारधारा के अनुसार ये साबित करना पड़ेगा कि देखिए हम आपको स्वशासन की तरफ ले जा रहे हैं, लोकतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं। आप तो असभ्य बर्बर थे, हमारे कानून के द्वारा, हमारे संसद के कानून के द्वारा आपको लोकतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं, आपको स्वशासन के काबिल बना रहे हैं। ये तो व्हाइट मैन्स बर्डन है, ये तो श्वेत नस्ल का जिम्मेदारी है। तो ये इस तरह से 1919 में हुआ। जो हमने उम्मीद की थी कि 1919 में मिलेगा, वो मिला कब? 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जानते हैं क्या होता है? प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब हो गया कि सारी ये प्रांतीय विषय अब चुने हुए मंत्रियों के हाथ में दिए जाएंगे। तो जो भारतीयों ने उम्मीद किया था कि 1919 में मिलेगा प्रांतीय स्वायत्ता, वो मिला कब? कब मिला? 1935 में, लेट। और 1919 को अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा कर देंगे तो 1935 आ जाएगा। कैसे? 1919 में क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन। तो 1935 में क्या आ गया? डायरकी एट सेंटर। केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी एट सेंटर। इसी तरह से 1919 में क्या था कि बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक बनाया पहली बार। निचला सदन को क्या कहते थे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऊपरी सदन को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब 1935 में क्या जाएगा? राज्यों में 2 सदन। आज भी भारत में 2 सदन है या नहीं है? लोकसभा निचले सदन, और ऊपरी सदन कौन है? राज्यसभा। इसको कहते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लोकसभा नाम से ही पता है, उसके सदस्य सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकतंत्र के लिए। जिसमें उसको बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। मोदी जी की पार्टी को कितनी सीटें हैं लोकसभा में?